वोडका। पुतिन इस युद्ध को और तेज करने और 5 लाख और रूसी पुरुषों को लामबंद करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत लंबे समय बाद पहली बार रूसी लोग वाकई सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि ये विरोध प्रदर्शन लामबंदी को लेकर नहीं है, कम से कम अभी तक नहीं। ये कुछ बहुत ही छोटे मुद्दे को लेकर है। क्रेमलिन एक ऐसे राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है जिसने वास्तव में कभी कोई चुनाव नहीं जीता। तो सवाल उठता है कि क्यों रूस का सबसे ताकतवर आदमी एक छोटे से दल को अदालत में क्यों घसीट रहा है और उन्हें इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है। इस सवाल का जवाब यही बताता है कि रूस में अभी भी चुनाव होते हैं लेकिन असली लोकतंत्र नहीं है। और जैसे ये सब काफी नहीं था, छोटे व्लादिमीर ने इनामी शिकारी रख लिए हैं जो अपने ही नागरिकों को पकड़कर मोर्चे पर भेज रहे हैं। और अब रूस के लोग, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है, वहां घंटों पेट्रोल के लिए इंतजार करते करते थक चुके हैं। और ये सब कुछ उस चुनाव से ठीक पहले हो रहा है जिसे पुतिन बहुत अहमियत देते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, सितंबर में रूस में स्टेट ड्यूमा चुनाव होने वाले हैं। ये रूस की संसद है और वहां कुछ गवर्नर के चुनाव भी हो रहे हैं। और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे रूस में चुनाव होते हैं। तो यहाँ मैं एक मजाक शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे कुछ रूसी दर्शकों ने मुझे बताया था। रूस में लोकतंत्र है, बस लोग नहीं जानते कि वे वोट कर सकते हैं। ये मजाक है लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है। जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इन चुनावों के नतीजे पहले से ही तय होते हैं। पुतिन की पार्टी जीतेगी, जिसे भी पुतिन समर्थन देंगे वही भी जीतेगा। लेकिन बात यह है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेट पर कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष है, ये बस नियंत्रित विपक्ष है। मैं समझाता हूँ मेरा मतलब क्या है। रूस के अंदर कुछ पार्टियां हैं जो पुतिन और उनकी पार्टी का विरोध करती है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। वे पेंशन, सड़कों या टैक्स की बारीकियों पर बहस करते हैं और बस यही सब वे करते हैं। वे सिर्फ उन छोटी बातों पर ध्यान देना चाहते हैं जिनका असल में कोई खास मतलब नहीं है। पर्दे के पीछे वे असल में शायद क्रेमलिन से पैसे पा रहे हैं ताकि वे विपक्ष की भूमिका निभाकर फायदा उठा सके। जो वे कभी नहीं करते वो है उन बातों का विरोध करना जो सच में मायने रखती हैं। और इसका असल में एक नाम है, इसे नियंत्रित विपक्ष कहा जाता है। और इस शब्द को याद रखिए क्योंकि ये वीडियो में आगे फिर आएगा। अब नियंत्रित विपक्ष की समस्या ये है कि कभी कभी हमारे पास कोई पार्टी या उम्मीदवार आ जाता है जो इस जाल से बच निकलता है। मतलब वो सच में नियंत्रित नहीं होता, वह असली है। एक ऐसा उम्मीदवार जो पुतिन के लिए सच में खतरा है। और यह एक तानाशाह के लिए डरावनी बात है, भले ही चुनाव पहले से तय हो। और ये सब हमें उस पार्टी की ओर वापस ले आता है जिसे लेकर हर कोई विरोध कर रहा है। इस पार्टी का नाम याब्लोको है और उम्मीद है कि मैं इसे सही बोल रहा हूँ, लेकिन यह मूल रूप से रूसी भाषा में सेब का शब्द है। तो जब आप ये विरोध के क्लिप्स देखते हैं तो आप लोगों को सेब का नारा लगाते हुए कैप्शन में देख सकते हैं। असल में वे खाने के बारे में नारा नहीं लगा रहे हैं, वे पार्टी के नाम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है कि ऑटोमेटिक अनुवाद इसे गड़बड़ कर देता है। अब याब्लोको रूस के अंदर सबसे पुरानी उदारवादी पार्टी है और इस चुनाव में यह एकमात्र पार्टी है जो युद्ध विरोधी रुख के साथ चुनाव लड़ रही है। उनके पास पूरे देश में लगभग 400 उम्मीदवार हैं और वे सभी इसी एक मुख्य विचार पर प्रचार कर रहे हैं कि वे यूक्रेन पर आक्रमण को रोकना चाहते हैं। अब ये सब सकारात्मक लगता है, लेकिन यहाँ अजीब बात है, ये पार्टी बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। अब मैं हमेशा ध्यान रखना चाहता हूँ कि रूस से आने वाले आंकड़ों पर वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन रूसी सर्वेक्षणों के अनुसार, और अगर हम सिर्फ इस पार्टी के पंजीकरण डेटा को देखें, पार्टी को लगभग 2 से 3% या 3 से 2% समर्थन मिलता है। वे वास्तव में कभी भी इस चुनाव में किसी को हराने वाले नहीं थे। और फिर भी अभी सेंट पीटर्सबर्ग में एक जज यह तय कर रहे हैं कि क्या इस पार्टी को बैलेट पर बने रहने दिया जाए या नहीं, और लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं। ये रही वो रिपोर्ट। सैकड़ों रूसी मॉस्को की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं ताकि पुतिन के नए स्तर की सनक का विरोध कर सके, जिसमें वो सिर्फ इसलिए एक राजनीतिक पार्टी पर बैन लगा देते हैं क्योंकि वो उन्हें चुनौती दे रही है। एक पार्टी जिसे 3% समर्थन है, एक पार्टी जो युद्ध के खिलाफ है। तो इसे देखिए, ये पार्टी कोई बड़ी बात नहीं थी। पुतिन इस पार्टी को कोर्ट में ले गए और अब हर कोई इस पर ध्यान दे रहा है। सवाल ये उठता है कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अनजाने में इतना सारा ध्यान उस पार्टी की ओर क्यों खींच रहे हैं जो कभी कोई खतरा थी ही नहीं? खुशकिस्मती से हमारे पास इसका जवाब है और हमेशा की तरह इसका जवाब इतिहास में है। हमें बहुत पीछे नहीं जाना है, हमें बस 2013 में जाना है और इसमें एक नाम शामिल है जिसे आप शायद जानते हैं, अलेक्सी नवाल्नी। देखिए, 2012 में पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बनकर वापस आए थे और बहुत सारे रूसी लोग वास्तव में इस बात से नाराज थे कि उन्होंने ये कैसे किया और वो ये कर भी क्यों रहे हैं, वो संविधान तोड़ रहे हैं। अब उस समय के रूसी संविधान के अनुसार रूस में कोई भी व्यक्ति 2 लगातार कार्यकाल से अधिक नहीं रख सकता था। तो 2000 से 2008 तक राष्ट्रपति रहने के बाद पुतिन ने पद छोड़ दिया, जिसका मतलब ये था कि वो प्रधानमंत्री बन गए
और उन्होंने मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया। इस दौरान पुतिन पर्दे के पीछे से देश चला रहे थे। फिर 4 साल बाद वे फिर से अदला बदली कर लेते हैं और बड़ी सुविधाजनक बात यह रही कि राष्ट्रपति का कार्यकाल ठीक उसी समय बढ़ा दिया जाता है जब पुतिन फिर से सत्ता संभालते हैं। तो अब पुतिन राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल की बजाय 6 साल तक बैठ सकते थे। अब मुझे पता है कि भविष्य में पुतिन इस कानून को फिर से बदलने वाले हैं, लेकिन वो भविष्य में होता है, इसलिए अभी के लिए ये कहानी में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहानी में हम 2012 में हैं, पुतिन चुनाव जीतते हैं, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को में उन्हें 50% समर्थन भी नहीं मिला। असल में मॉस्को देश के उन कुछ गिने चुने इलाकों में से एक था जहां पुतिन बहुमत हासिल नहीं कर पाए, और इसके ऊपर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए जहां लोग सचमुच सड़कों पर चल रहे थे और पुतिन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्योंकि वे फिर से पुराने समय में नहीं जाना चाहते थे। वे फिर से सोवियत संघ नहीं बनना चाहते थे, और यह पुतिन के लिए समस्या है, क्योंकि मॉस्को में ही देश के अमीर, पत्रकार, पैसा और बाकी सब कुछ रहता है। और ठीक इसी समय जब पुतिन इन सब चीजों से जूझ रहे थे, एक युवा वकील था जो क्रेमलिन की भ्रष्टाचार को उजागर करके ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय होने लगा था। उस वकील का नाम एलेक्सेई नवाल्नी था। वह इस काम को करते करते इतने लोकप्रिय हो गए कि सिर्फ 1 साल बाद 2013 में नवाल्नी ने मॉस्को के मेयर का चुनाव लड़ने का फैसला किया। और यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि क्रेमलिन ने वास्तव में उन्हें चुनाव लड़ने दिया। उन्होंने उन्हें रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की, या ऐसा कुछ नहीं किया, कम से कम अभी तक नहीं। अब पुतिन के पास यहाँ एक योजना थी। याद रखिए, रूस में क्रेमलिन सब कुछ नियंत्रित करता है, खासकर सूचना के पूरे तंत्र को। टीवी, रेडियो, अखबार, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वह सब क्रेमलिन के पक्ष में है। तो लोगों को वास्तव में नावाल्नी के बारे में पता नहीं था। ऑनलाइन लोग जानते थे, युवा लोग जानते थे, लेकिन रूस की आबादी का बड़ा हिस्सा नहीं जानता था कि वह कौन है। और इस बारे में सोचते हुए पुतिन ने मूल रूप से कहा या मान लिया कि ये आदमी जीतने वाला नहीं है, वो चुनाव में कोई फर्क भी नहीं डाल पाएगा, तो चलो उसे चुनाव लड़ने दो। और इसके अलावा आंतरिक क्रेमलिन सर्वेक्षण दिखा रहे थे कि नावाल्नी को शायद उन्हें सिर्फ 1 अंक में ही वोट प्रतिशत मिलेगा, तो वह कोई बड़ी बात नहीं बनने वाले थे। यही वजह थी कि उन्होंने उसे चुनाव लड़ने दिया। योजना यह थी कि रूस में सभी को दिखाया जाए कि वे देश के सबसे बड़े आलोचक को असली बैलेट पर आने देंगे और फिर चुनाव में उसे सार्वजनिक रूप से ध्वस्त कर देंगे। परिणाम जनता और अभिजात वर्ग दोनों के लिए इस बात का सबूत होता कि पुतिन ने जो व्यवस्था बनाई है वह बिल्कुल मजबूत है। तो कुछ भी करने की कोशिश करने के बारे में सोचो भी मत। लेकिन छोटे व्लादिमीर के लिए दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में नवल्नी को 27% वोट मिले, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने सभी की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। और पुतिन के उम्मीदवार दूसरी तरफ सर्गेई सोबियानिन, यही उनका नाम था, उन्हें 51% वोट मिले। अब यहीं से ये नतीजा डरावना हो जाता है, क्योंकि मॉस्को के नियम के तहत रूसी संविधान के अनुसार अगर कोई भी 50% से ऊपर नहीं जाता है तो शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच फिर से चुनाव होता है। सोबियानिन ने उस सीमा को सिर्फ 1% से पार किया, सिर्फ 1। अब सोचिए क्या होता अगर ये चुनाव वाकई में फिर से चुनाव तक जाता। सोबियानिन बनाम नवल्नी। हर एक व्यक्ति जिसने पहले चुनाव में सोबियानिन को वोट नहीं दिया था, अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता, नवल्नी। अब हमें नहीं पता कि नवल्नी जीतते या नहीं, लेकिन चुनाव फिर से चुनाव क्रेमलिन के लिए जितना सहज होता उससे कहीं ज्यादा कड़ा मुकाबला होता। तो यही वजह है कि क्रेमलिन ने 2013 से एक सबक सीखा, और वो सबक था कि कभी भी विपक्षी उम्मीदवार को मतपत्र पर मत आने दो, चाहे वो उम्मीदवार कितना भी छोटा क्यों न हो। और यही हमें वापस लाता है याब्लोको पर, उस राजनीतिक पार्टी पर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पुतिन जानते हैं कि वह कभी हारने वाले नहीं थे, वह कभी हारेंगे भी नहीं, लेकिन असल में उन्हें डर इस बात का है कि वोटों की गिनती सबको यह साबित कर देगी कि रूसी जनता का कितना प्रतिशत हिस्सा युद्ध के खिलाफ है। क्योंकि याद रखिए, ये मतपत्र पर एकमात्र युद्ध विरोधी पार्टी है, जिसका मतलब है कि इस पार्टी को मिलने वाला हर एक वोट असल में इस बात पर जनमत संग्रह बन जाता है कि कितने रूसी वास्तव में इस युद्ध का विरोध करते हैं। यही वह जानकारी है जिसे पुतिन जनता को नहीं जानने देना चाहते, और पुतिन नहीं चाहते कि देश के उच्च वर्ग को भी इसका पता चले, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अब जाहिर है इसमें एक और परत भी है। चुनावी अभियान असल में लोगों को कानूनी तरीके से संगठित करने का माध्यम होते हैं, और इस पार्टी के पास 400 उम्मीदवार हैं। इसका मतलब है 400 स्थानीय अभियान जहां युद्ध विरोधी रूसी लोग एक साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और समन्वय कर रहे हैं, एक ऐसे देश में जो युद्ध के खिलाफ संगठित होने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल रहा है। पुतिन नहीं चाहते कि लोगों के पास संगठित होने का कोई कानूनी तरीका हो। यही वजह है कि उन्होंने टेलीग्राम को उस समय बैन कर दिया जब जबरन भर्ती शुरू होने वाली थी। यही वजह है कि वो सभी को इस सरकारी ऐप, राज्य नियंत्रित ऐप मैक्स पर ला रहे हैं, जहां वह सचमुच आपके द्वारा किसी को भेजा गया हर एक संदेश पढ़ सकते हैं। पुतिन सच में यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विपक्ष को जरा से भी सांस लेने की जगह न मिले, और यही वजह है कि वह इस पार्टी को बंद कर रहे हैं। अब उस शब्द को याद कीजिए जो मैंने पहले बताया था, नियंत्रित विपक्ष। तो यही वो जगह है जहां ये मायने रखता है, क्योंकि तकनीकी रूप से देखें तो पुतिन ही वो नहीं है जो इस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक और विपक्षी पार्टी है
जिसने इस याबालको पार्टी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यही है मेरा मतलब नियंत्रित विपक्ष से। और अगर आपने यह कहानी पहले भी देखी है तो जब भी पुतिन कुछ करना चाहते हैं तो गंदा काम उनकी पार्टी नहीं करती, कोई और पार्टी अचानक से उस विचार के साथ आ जाती है। फिर अचानक हर कोई उसका समर्थन करने लगता है। पुतिन की पार्टी, संसद, यहाँ तक कि अदालत प्रणाली भी, जैसा कि आप लोग अभी एक सेकंड में देखेंगे। अब उस नियंत्रित विपक्षी पार्टी के अनुसार जिसने मुकदमा दायर किया है, दावा यह है कि यबलका, जो एक राजनीतिक पार्टी है और युद्ध विरोधी है, को गुप्त रूप से विदेशों से फंडिंग मिलती है और इसी वजह से उन्हें बैन कर देना चाहिए। और इस दावे के लिए जो सबूत वे इस्तेमाल करते हैं वो तो बस हंसाने लायक है। वे कहते हैं कि यबलका के सोशल मीडिया को देखो, खासकर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम लाइक्स और इंस्टाग्राम कमेंट्स को। और उन्होंने कहा ये सारे फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स ये रूस के बाहर से आ रहे हैं। और सोचिए क्या हुआ, रूसी अदालतों ने वाकई में इसे स्वीकार भी कर लिया, जो सच में पागलपन है। क्योंकि मैं तो बस पुतिन के अकाउंट पर बॉट्स से मान लीजिए 10,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर ला सकता हूं। और इस नियम के मुताबिक अब पुतिन रूस पर शासन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास विदेशी समर्थक हैं। अब ये सब बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये काम कर गया। देखिए, रूसी सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ शांति समर्थक पार्टी को संसदीय चुनावों से बैन करने का फैसला किया। यही है रूसी लोकतंत्र, जहां अदालतें भी सच में स्वतंत्र नहीं है। वे बस वही सुनते हैं जो पुतिन चाहते हैं और उसी के अनुसार फैसला सुनाते हैं। लेकिन किस्मत से बात यह है कि शायद ये बहुत कम और बहुत देर से हो रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे रूसी हैं जो युद्ध से बहुत बहुत नाखुश है और पुतिन से भी बहुत नाखुश है, और वे इसे खुलकर कह रहे हैं। सुनिए इस रूसी अभिनेता को जो पुतिन को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि उनके साथ क्या होने वाला है। ईरानी ड्रोन आपकी मदद नहीं करेंगे, कैलिब्र और ग्रैड आपकी मदद नहीं करेंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हें कुचल दिया जाएगा, मुझे खुशी होगी। अब याद करो ये वीडियो कैसे शुरू हुआ था। पुतिन एक और 5 लाख पुरुषों को जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। लगता है ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और ये काफी भद्दी होती जा रही है। रूसी सेना के भर्ती करने वाले लोग अब और भी जबरदस्ती वाले तरीके अपना रहे हैं, जिसमें सड़कों से लोगों को उठाना और छात्रों को धोखे से भर्ती करवाना शामिल है, क्योंकि यूक्रेन में मॉस्को की जनशक्ति पर दबाव बढ़ रहा है। अब ये उतना व्यापक नहीं है जितना पुतिन शायद चुनाव के बाद करेंगे, लेकिन हम पहले ही रूस के दूर दराज के इलाकों में इसके संकेत देख रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक क्लिप है जिसमें एक परिवार रूसी भर्ती करने वालों को अपने बच्चे का अपहरण करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए। आपको नहीं करना चाहिए, कोई मदद करो। नहीं, पुतिन ले गए। मेरा मतलब है तुम करना चाहती हो, अभी करो। क्या तुम्हें समन देना है क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? हाँ। तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? मेरे पापा को क्या हुआ था? क्या हुआ? आगे जारी रहेगा। और इसके अलावा यहाँ वही इनामी कार्यक्रम है जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। पुतिन अब इनामी शिकारियों को ज्यादा पैसे दे रहे हैं ताकि वे अपने ही रूसी नागरिकों को पकड़कर मोर्चे पर भेज सके। ये जबरन भर्ती करने वाले विशेषज्ञ $12,000 तक यानी लगभग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं किसी रूसी आदमी को पकड़कर उसे मोर्चे पर भेजने के लिए। अब इन सारी खबरों और खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की की वजह से जो लगातार रूस की आगामी जबरन भर्ती के बारे में बात करते रहते हैं, आम रूसी लोग भी इस बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं और वे खुद भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये ऐसी चीज है जिसे क्रेमलिन मीडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिनसे पुतिन को बहुत लंबे समय तक निपटना पड़ेगा। तो रूसी मीडिया की इस क्लिप को देखिए और फिर मैं बताऊंगा कि वे सबको शांत करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। अफवाहें हैं कि जबरन भर्ती होने वाली है, ये दुश्मन की गलत जानकारी है जिसे हमारे सोशल मीडिया पर बड़े उत्साह से फैलाया गया है, और फिर भी कोई एक पल के लिए भी रुककर सोचता नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि जबरन भर्ती असल में होती क्या है, आप इसकी कल्पना कैसे करते हैं? तो अब वे बाहर आकर कहेंगे कि यह एक युद्ध है, क्योंकि पूर्ण लामबंदी तभी हो सकती है जब युद्ध हो। तो हम युद्ध की घोषणा करते हैं और हर कोई मोर्चे पर चला जाता है। कौन सा मोर्चा? हर कोई बस इकट्ठा होता है और मोर्चे की ओर बढ़ जाता है। आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए ये कोई महान देशभक्ति युद्ध नहीं है। जिस तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है उसमें एक सैनिक से बहुत अलग तरह की जानकारी, कौशल और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, साथ ही अलग हथियारों की भी। यह वह पीढ़ी नहीं है जिसने ओसो अवियाकिम और डू डोआसाफ का अनुभव किया था। ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें स्कूल में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। तो मूल रूप से हमने ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो अब वास्तव में यह नहीं समझती कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। उन्हें लगता है कि उनका काम है कि वे नियमित रूप से एक उंगली से अपने दांत साफ करें और फिर उसी उंगली से अपनी पिछली जगह खुजाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से अलग लोग हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि कोई बाहर आकर इस समाज को, जिसमें इतने बेवकूफ लोग हैं, ये बताएगा।
मातृभूमि के नागरिकों, देश खतरे में है। जागरूक और जिम्मेदार लोग तो वैसे भी पहले से ही वहाँ हैं। वो तो पहले से ही वहाँ है। अब इससे पहले कि हम इस वजह पर आए कि पुतिन क्यों नहीं चाहते कि रूसियों को लामबंदी के बारे में पता चले, मुझे एक जरूरी विषय कवर करना है। एक ऐसी बात जिसे मैं सीधा साफ कहना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं। या तो मीडिया कंपनियां इन्हें खरीद रही हैं, निवेश फर्म्स खरीद रही हैं, या फिर अरबपति इन्हें खरीद रहे हैं, क्योंकि इन चैनलों के पास जो दर्शक हैं उनकी कीमत है। लेकिन हर बार जब ऐसा होता है, मुझे लगता है कि आप जानते हैं आगे क्या होने वाला है। अपलोड्स में थोड़ा बदलाव आ जाता है और क्वालिटी पहले जैसी नहीं रहती। आप जानते हैं, धीरे धीरे जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया था वो कुछ और बन जाता है। लेकिन अंदाजा लगाइए, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। इस चैनल का मालिक कोई अरबपति नहीं है। हमारे पास वास्तव में कोई निवेशक नहीं है, कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम रूस, ईरान, चीन या जो भी हम कवर करना चाहते हैं उसे कवर करते हैं तो हम सिर्फ आप लोगों को जवाबदेह हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, हम आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। हम नए प्रोजेक्ट्स, नई डॉक्यूमेंट्रीज करना चाहते हैं जिनके लिए मौके पर काम करने वाली टीमों की जरूरत होती है। तो ऐसे काम को सपोर्ट करने के लिए हमने बेसिक्स इनसाइडर बनाया है, जहां आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और बदले में आप ही वजह है कि ये चैनल स्वतंत्र बना रहता है। हम हजारों अपने दर्शकों से फंड लेना पसंद करेंगे, न कि किसी एक अरबपति से। और यही वजह है कि हमने बेसिक्स इनसाइडर बनाया। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और बदले में एक्सक्लूसिव वीडियो पाना चाहते हैं, आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर मेंबर बन सकते हैं। अगर आप ऐसी मीडिया चाहते हैं जो अपने दर्शकों के प्रति जवाबदेह हो, तो यही हम बना रहे हैं, इसलिए हमें आपका समर्थन चाहिए। अब बात करते हैं उस वजह की कि पुतिन क्यों नहीं चाहते कि रूसियों को यकीन हो कि लामबंदी होने वाली है। देखिए, अगर रूसियों को लगेगा कि जबरन भर्ती होने वाली है तो वे कुछ करेंगे। वे पहले से ही तैयारियां शुरू कर देंगे, या हो सकता है कि उनमें से कुछ देश छोड़कर चले जाएं। और यही बात पुतिन नहीं चाहते कि रूस के लोग करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है और वह मोबिलाइजेशन से पहले देश छोड़ देते हैं तो उनके पास भर्ती के लिए लोगों की संख्या कम हो जाएगी, जो फिर से एक समस्या हो सकती है। लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। असली समस्या यह है कि रूस में पहले से ही श्रम बल की कमी है, और यह बात हमने पहले भी अपने वीडियो में बताई है। रूस की बेरोजगारी दर 2% है, जो सुनने में तो अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत कम है, लेकिन असलियत में ये अच्छा नहीं है। बेरोजगारी दर इतनी कम होना असल में श्रम बल की कमी की ओर इशारा करता है, और वहाँ अब किसी को भी नौकरी पर रखने के लिए लोग बचे ही नहीं है, और इसी वजह से दर इतनी कम है। अब हमें पता है कि ऐसा कैसे हुआ। जब पुतिन ने यह युद्ध शुरू किया तो बहुत सारे रूसी देश छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने और भी कई रूसी नागरिकों को मोर्चे पर भेज दिया, और उसके बाद जब उन्होंने अक्टूबर 2022 में आंशिक लामबंदी की घोषणा की, करीब 10 लाख रूसी देश छोड़कर भाग गए, क्योंकि वे जबरन भर्ती नहीं होना चाहते थे। उस पलायन ने एक ऐसी कमी पैदा कर दी जिससे रूस आज भी जूझ रहा है। तो अगर फिर से काफी लोग देश छोड़ते हैं और पुतिन लामबंदी करते हैं, तो वो एक ऐसी समस्या पैदा कर देते हैं जिसकी कीमत रूस को बहुत बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। ये वास्तव में उसकी अर्थव्यवस्था को ढहा भी सकता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मॉस्को के वर्तमान मेयर वास्तव में सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं। अब हमारे पास ताजा सबूत हैं कि ये श्रमिकों की कमी कितनी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अंदाजा लगाइए अभी रूस में कौन आना शुरू हुआ है। उत्तर कोरियाई श्रमिक। इस रिपोर्ट को देखिए, हमारे पास वीडियो सबूत हैं कि उत्तर कोरियाई महिला ब्रिगेड्स को आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए रूस भेजा जा रहा है। श्रमिकों को असेंबली लाइनों पर, रसोई घरों में, जहां भी उनकी जरूरत हो वहां लगाया जा रहा है, और जो वेतन विज्ञापित किया गया है वह 480 रूबल प्रति घंटा से शुरू होता है। यह लगभग $6 के बराबर है, और जाहिर है क्योंकि वे उत्तर कोरिया से हैं, उनकी आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगाई जाती है और वे हर समय कड़ी निगरानी में रहते हैं। अगर आप लोग इस युद्ध को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि रूस पहले भी यही तरीका अपना चुका है। पिछली बार जब उन्हें 2014 के आसपास श्रमिकों की कमी हुई थी, तब उन्हें सैनिकों की भी जरूरत थी। तो सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने दोनों को उत्तर कोरिया से बुला लिया। उन्होंने सैनिक भी लिए और श्रमिक भी, और पुतिन फिर से वही कर रहे हैं। सिर्फ श्रमिक ही नहीं आ रहे हैं, हमारे पास उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस के अंदर होने के भी सबूत हैं। देखिए इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के अंदर कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान भी है, जिन्होंने घोषणा की कि उत्तर कोरिया लगभग 30 से 50 हजार सैनिक इस युद्ध में भाग लेने के लिए भेज रहा है। इसका मतलब है कि ये उत्तर कोरियाई इस युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। वे यह सीख रहे हैं कि तनाव बढ़ने की स्थिति को कैसे संभालना है, आधुनिक ड्रोन युद्ध वास्तव में कैसे काम करता है, सब कुछ। और मुझे यकीन है कि दक्षिण कोरिया इससे खुश नहीं है, जापान भी शायद इससे खुश नहीं है, और बाकी सभी अमेरिकी सहयोगी भी इससे खुश नहीं है। अब पुतिन के लिए इससे उनकी फ्रंटलाइन की समस्या थोड़ी हल हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह उनकी एकमात्र समस्या नहीं है। उनके पास अपने देश में भी सैनिकों की समस्या है, क्योंकि ये सभी सैनिक वापस आ रहे हैं, लेकिन वे बदल कर वापस आ रहे हैं। इस युद्ध से लौट रहे रूसी पूर्व सैनिक बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं, और आम रूसी लोग उनकी तथाकथित सेवा से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि याद रखिए इन लोगों में से बहुत से लोग करोड़पति बनने के लिए युद्ध में गए थे। रूस में बोनस वाकई हैरान कर देने वाले हैं, वो भी अमेरिकी डॉलर के हिसाब से। इनमें से कुछ लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए $1 लाख का बोनस कमा रहे हैं, और रूस में ये एक अलग ही तरह की रकम है। लेकिन जब ये लोग वापस आते हैं, अगर आते हैं, तो इनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है, और रूसी लोग इससे खुश नहीं है। इस क्लिप को देखिए। तुम्हारी समस्या क्या है गंजे? चुपचाप बैठ जाओ और भगवान के लिए शांत रहो।
इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं, तुम छोटे कमीने, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ बोलो, मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम अपने लिए लड़ रहे हो हरामी, सिर्फ उन कमबख्त पैसों के लिए। कौन से हराम के पैसे? हरामी क्या तुम निक से आए हो या कहीं और से आए हो? वॉलंटियर हो, है ना? मुझे लामबंद किया गया था। हरामी, तुम पैसे के लिए गए थे। हरामी, मुझसे पंगा मत लेना। मुझे लामबंद किया गया था। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम ऐसा मत करो, समझे तुम? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई या तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हूँ। हरामी, मुझसे ऐसे बात मत करो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रूस भर में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, लेकिन फिर भी ये एक समस्या है। और सोचिए भविष्य में क्या होगा अगर ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाता है। लाखों रूसी सैनिक घर वापस लौटेंगे। उनमें से बहुत से शायद आक्रामक होंगे, किसी न किसी तरह की मानसिक चोट के साथ, ड्रोन और युद्ध में होने वाली बाकी चीजों से जूझते हुए। रूस में किसी के पास इसका कोई प्लान नहीं दिखता। अब सार्वजनिक रूप से पुतिन दिखावा करते हैं कि उन्हें परवाह है, लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें सच में कोई परवाह नहीं है। बस सुनिए उन्होंने इन सैनिकों की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा। इसके बारे में बात करना एक बात है, लेकिन गोलियां सिर के ऊपर से गुजर रही हों और ड्रोन मक्खियों की तरह गिर और उड़ रहे हों, उस मोर्चे पर होना बिल्कुल अलग बात है, जिससे सिर उठाना भी नामुमकिन हो जाता है। हमें बस जमीनी हकीकत से आगे बढ़ना होगा, और हकीकत यही है, वे रूसी सेनाएं सिर्फ लड़ नहीं रही हैं, वे हर दिन आगे बढ़ रही हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हम इसे क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि आपने जो विचार बताया उसे हम कैसे लागू करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग युद्ध क्षेत्र से लौट रहे हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और नई पेशा सीखने के अवसर मिले, और ये कि हमारे इतिहास से, हमारे हालिया इतिहास से, आज के इतिहास से कुछ भी कभी भुलाया न जाए। आज अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। यह मापने का एक और तरीका है कि यह युद्ध पुतिन के लिए वास्तव में कितना बुरा चल रहा है। कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि दूसरे देश, खासकर यूक्रेन समर्थक देश, रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में काम भी कर रहा था। सुनिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे उल्टा पड़ गया। वे कार्य जो लक्ष्य हमारे विरोधियों ने रूस को सीमित करने और उसे अलग थलग करने के लिए अपने लिए तय किए थे, यह साफ है कि वह सब बिखर गया। खैर, ये तो पहले से ही साफ है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये भी साफ है कि हमें दुनिया भर में और भी ज्यादा समर्थक मिल रहे हैं। दुनिया भर में समर्थक सामने आ रहे हैं। अब देखिए कि पुतिन ने असल में कितनी विदेश यात्राएं की है। जनवरी में पुतिन कहीं नहीं जा सके, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुछ नहीं, फिर मई में वह चीन और कजाकिस्तान जाते हैं, रूस की सीमा पर ही, और फिर जून जुलाई में कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि वह अगस्त में भी कहीं जा पाएंगे। यही असली अलगाव दिखता है, क्योंकि सच कहे तो दुनिया का अधिकांश हिस्सा पुतिन की आक्रामक कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करता। और साथ ही ये मत भूलिए कि वह दुनिया के इतिहास में पहले ऐसे मौजूदा राष्ट्रपति हैं जिनके सिर पर अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट लटका हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वह वास्तव में जा ही नहीं सकते। दरअसल उनके उस रिकॉर्ड में कई ऐसे पहली बार दर्ज हुए मामले हैं जो पुतिन नहीं चाहते कि लोग जाने। और जब पुतिन घर बैठे हैं, यूक्रेनी हमले रूस के अंदर गहराई तक जारी हैं, जिसमें एक रिफाइनरी पर हमला भी शामिल है जो पुतिन की तेल कंपनियों को फंड देती है। यूक्रेन ने अभी अभी इस निज़ने क्रास तेल रिफाइनरी पर हमला किया है, जो देश की 5वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यह सुविधा यूक्रेनी सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी करीब 1300 मील अंदर, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफाइनरी है। यह तफ्ट टाउनेफ्ट नामक कंपनी के लिए लगभग 40% आय प्रदान करती है, जो रूस की 5वीं सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो साफ है, ये पुतिन के लिए बहुत जरूरी पैसे का एक बड़ा स्रोत है। और इसके अलावा ये रिफाइनरी बहुत सारे कच्चे माल का उत्पादन करती है, जिसका इस्तेमाल रूस की रक्षा उद्योग अपनी खुद की उत्पादन प्रक्रिया में करती है। अब हमारे पास वास्तव में एक क्लिप है जिसमें रूसी लोग इन हमलों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुमान है कि वे 2000 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन उड़ते देखने के आदी नहीं है। पूरे विश्व में समर्थक बढ़ रहे हैं, हर जगह समर्थक बढ़ रहे हैं।
हाँ कुछ करो यार, हमारे यहाँ बहुत जोर से जल रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ तो कोई फैक्ट्री वगैरह है ही नहीं, जब तक मुझे याद है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने कुल कितना नुकसान किया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अब तक यूक्रेनी हमलों ने रूस को लगभग 1.2 ट्रिलियन रूबल का नुकसान पहुंचाया है। ये करीब 14 अरब डॉलर है। और ये बताना जरूरी है, ये रिपोर्ट खुद रूस के वित्त मंत्रालय से आ रही है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये लगभग सही ही होगी। शायद नुकसान की गंभीरता कम बताई जा रही है, शायद वे सच छुपा रहे हैं, शायद असली नुकसान इससे भी ज्यादा है जितना वे बता रहे हैं। सिर्फ जुलाई में ही रूसी कोष ने तेल कंपनियों को लगभग 2 अरब डॉलर ट्रांसफर किए, क्योंकि उनके पास जो मैकेनिज्म और रिवर्स टैक्स थे। जून में उन्हें और 4 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, मई में भी 4 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, और जाहिर है उससे पहले भी 4 अरब डॉलर खर्च किए। कुल मिलाकर अप्रैल से जुलाई तक रूसी तेल कंपनियों को संघीय बजट से 1.2 ट्रिलियन रूबल मिले हैं, जो मॉस्को क्षेत्र के वार्षिक बजट के बराबर है। विश्लेषकों के अनुसार ये भुगतान रूस के तेल रिफाइनिंग सेक्टर में आई बाधाओं से जुड़े हुए हैं। जुलाई में कम से कम 18 रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले हुए और उनमें से 8 को उत्पादन रोकना पड़ा। जितनी भी रिफाइनरियों पर हमला हुआ उनमें से कम 7 जुलाई के अंत तक बंद पड़ी थी, जबकि अन्य 11 ने केवल आंशिक क्षमता पर यानी 30 से 70% के बीच संचालन फिर से शुरू किया था। अब ये सारे आंकड़े मूल रूप से यही बता रहे हैं कि रूसी रिफाइनरियां परेशान हैं। या तो वे ड्रोन हमले के बाद बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं, या अगर कर भी रही हैं वो पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही है। और यही बात उन रूसी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रही है जो पेट्रोल चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। और याद रखिए, ये सब कुछ उस चुनाव से ठीक पहले हो रहा है जो सितंबर में होने वाला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे चौंक नहीं सकते। तो उम्मीद है कि क्रेमलिन को इससे कोई झटका जरूर लगेगा। लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं कि रूसी लोग इस ईंधन की कमी पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जी, क्या हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि रात के लगभग 1 बजने वाले हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ और बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे हुए हैं। मैं यहाँ 11 बजे पहुंची थी और बस सब कुछ ठप हो गया। सच में ऐसे समय में मैं आपको बताऊं, रूस में जनसंख्या संकट है। हमें सबको शनिवार की रात बच्चे पैदा करने में लगे होना चाहिए। हम यहाँ खड़े होकर पेट्रोल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैं एक पेट्रोल पंप पर गई थी, हमारे पास वो पास है वहाँ, है ना? दूसरे पेट्रोल पंप की तो बात ही मत करो, वहाँ की लाइन का तो मैं जिक्र भी नहीं करूंगी। लाइन रोजनेफ तक जाती है। सच में ये तो पूरी तरह से मजाक है। और जाहिर है हमारे पास रूसी अखबार और रूसी मीडिया भी है जो इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास क्या समाधान है। उनमें से एक समाधान है पेट्रोल की गुणवत्ता को और भी खराब करना। तो मेरा अंदाजा है कि वे इसमें कुछ मिला रहे हैं, शायद पानी नहीं, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन जो भी वे इसमें मिला रहे हैं उससे रूसी गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। अब इस गर्मी में यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया, जिससे रूस के कई हिस्सों में ईंधन की कमी हो गई। आज सुबह के मॉस्कोव्स्की कॉमसोमोलित्स के पहले पन्ने पर इसका एक नतीजा दिखाया गया है। रूस में पेट्रोल पंपों को अब पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ईंधन बेचने की अनुमति दे दी गई है। अखबार इसे एंटी क्राइसिस पेट्रोल कहता है। इसमें यूरो 2 ईंधन भी शामिल है, जिसे रूस में 2013 में प्रतिबंधित कर दिया गया था और जिसमें आधुनिक पेट्रोल की तुलना में 50 गुना अधिक सल्फर होता है। रूसी सरकारी अखबार रूसिस्काया गजेता ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। सरकार ने कम सख्त उत्सर्जन मानकों वाले पेट्रोल के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दे दी है। इसमें यूरो 2, यूरो 3 और यूरो 4 शामिल हैं। 1 जुलाई 2027 तक ऊर्जा मंत्रालय ने इसे एक संकट रोधी कदम बताया है और कहा है कि इससे बदलती लॉजिस्टिक्स चेन और तकनीकी प्रतिबंधों के समय पेट्रोल की कमी को रोका जा सकेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी वजह ड्रोन हमले हैं, इसका यहाँ कोई जिक्र नहीं है। सरकारी अखबार पाठकों को आश्वस्त करता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जब तक आपके पास नई कार नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाहनों के लिए ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनमें से कई को कम उत्सर्जन मानकों वाले पेट्रोल पर चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन आधुनिक कारों के लिए जोखिम ज्यादा है। निम्न गुणवत्ता वाले पेट्रोल का नियमित उपयोग फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, ऑक्सीजन सेंसर, कैटालिटिक कन्वर्टर और सूट फिल्टर पर दबाव बढ़ा सकता है। इसका असर शायद तुरंत नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे होगा। यूरो 2 एक बार ईंधन भरवाने से किसी काम कर रहे इंजन को खराब नहीं करेगा, लेकिन ये सुरक्षा की सीमा को काफी कम कर देता है। वैसे अखबार के अनुसार रूसी सड़कों पर कार की औसत उम्र 15 साल 6 महीने है। ईंधन की बात करें तो इस बार ये विमान के लिए है
और इज़वेस्टिया रिपोर्ट करता है कि रूस में जेट ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को समायोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। खास तौर पर ये फ्रीजिंग पॉइंट से जुड़ी कम सख्त आवश्यकताओं वाले ईंधन के उत्पादन की अनुमति देने के बारे में है। कुछ विमानन कंपनियों ने पहले ही ईंधन की आपूर्ति में समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अब अंत में हमारे बेसिक्स इनसाइडर वीडियो का एक हिस्सा है। अगर आप पूरा वीडियो और हमारे सदस्यों के लिए बनाए जा रहे और भी एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर सदस्य बन सकते हैं। ये रहा वो हिस्सा। वाह यार, कितना निराशाजनक है। मैं पहले से ही सोच रहा हूँ। ठीक है, उनके पास M250 कैलिबर मशीन गन है जो असल में 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसका डिज़ाइन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें कुछ भी नहीं बदला है। इन्हें कुछ नए बैरल श्राउड्स मिले हैं, लेकिन इस गन का अंदरूनी हिस्सा वही है। 50 कैलिबर का मतलब है कि ये बंदूक आधा इंच चौड़ी गोली चलाती है। ये 1000 गज तक जा सकती है। और देखिए, मुझे नहीं पता ये लोग क्या लगाने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास 50 कैलिबर मशीन गन है तो आप एक इमारत को तोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारा धुआं उठ रहा है। वो गोलियों से ईंट पत्थर के टूटने की वजह से है, जो शायद घर के दोनों तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, फिर से तो ये 50 कैलिबर की फायरिंग है। और आप जानते हैं, आपको बाहर मंडरा रहे ड्रोन से भी वीडियो मिल रहा है। और एडम, अब युद्ध का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे छोटे छोटे फार्म बिल्डिंग्स में हो रहा है क्योंकि रूसी अब आगे नहीं बढ़ सकते। आप जानते हैं, बड़े पैमाने पर ज़मीनी अभियान नहीं कर सकते। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन हर दिन 15,000 ड्रोन हवा में भेजता है। तो वे 3 बेवकूफ़ों को भेजते हैं, आप जानते हैं। रात में खेतों में रेंगते हैं और फिर दिन में इन इमारतों में छिप जाते हैं। और मैं उन्हें सैनिक नहीं बल्कि पैदल यात्री कहता हूँ, क्योंकि इस इमारत में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग बस इतनी थी कि उनकी माँ उन्हें भर्ती कार्यालय ले गई। उसे जाने की इजाज़त नहीं मिलती, उसे बस में बैठा दिया जाता है। 2 हफ्ते बाद वो यूक्रेन में होता है, ठीक है। और यूक्रेन पहुँचने के करीब 10 दिन बाद ही वो जंग में उतर जाता है। जैसे ही उसका सामना यूक्रेन से होता है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं, उसकी औसतन 23 मिनट की जीवन प्रत्याशा है। 23 मिनट। तो हम इन लोगों को यहाँ 23 मिनट देख रहे हैं, और ये तो अभी यूक्रेनियों से लड़ भी नहीं रहे हैं। ये 2 रोबोट से लड़ रहे हैं और इतने ड्रोन हैं कि इसे फिल्माया जा सके। आप जानते हैं, मैं खुद को इस स्थिति में लड़ते हुए कल्पना करने की कोशिश करता हूँ, है ना। अपने पूरे करियर में मुझ पर कभी भी ऊपर से हमला नहीं हुआ, कभी नहीं। लेकिन इन लोगों पर तो हमला हो रहा है, आप जानते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ की तबाही की मात्रा को देखिए। वो सब ईंट पत्थर की धूल है, वो तरह का ग्रे ग्रे धुआं। और देखिए उन इमारतों में क्या बचा है, आप जानते हैं उन इमारतों में क्या बचा है। तो शायद हमने बाबा यागा को नहीं देखा, हालांकि वे अक्सर दिन के उजाले में काम नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी वे करते हैं। और वो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा विस्फोटक नुकसान था जिससे इमारत गिर गई। अब मानो या न मानो, वो लोग शायद बच गए हों क्योंकि इन जगहों में ज्यादातर रूट सेलर होते हैं, सही है। तो ये लोग शायद वाकई में इस सब से बच निकले हों। ये बोर्ड लेकिन हम सच में वापस बहुत आएंगे। सस्ता है। बोर्ड, हाँ। हाँ, सूप में थोड़ी सी धूल जरूर आ गई है, ठीक है। ये एक मानव रहित ड्रोन है। ये कुछ नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। हाँ, जीरो लाइन पर और कई खुली जगहों पर जहाँ लड़ाई हो रही है, और बहुत सी ऐसी शहरियाँ हैं जो संपर्क में हैं, वहाँ लोग बस जाना नहीं चाहते। और आप जानते हैं, हम यहाँ बैठकर सोच सकते हैं कि आखिर वे लोग क्यों नहीं जाते। ठीक है, वहाँ एक रूसी ड्रोन है, और बेशक आप जानते हैं उन्होंने इस वाहन पर रेड क्रॉस का निशान लगाया है। लेकिन आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि बाद में हम इसे देख पाएंगे या नहीं। ठीक है, आप जानते हैं, सीधे शब्दों में कहूँ तो देखिए, दादी कभी भी अपना इकलौता घर छोड़ना नहीं चाहती थी, है ना। उन्हें इससे क्या मिलेगा। और आखिरकार वो स्थिति अस्थिर हो जाती है। और मुझ पर विश्वास कीजिए, रूसी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी दादी हैं भाई। वो उस पर संगीन तान दी जाएगी और वे उनकी चीजें छीन लेंगे। ऐसा ही होता है। तो उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, घसीट कर बाहर लाया जा रहा है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, वो साफ तौर पर एक बम है।
हम एक पुल को देख रहे हैं जो नाले के ऊपर है। रूसी लोगों ने उसे उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अब आपके पास वो वाहन है जिस पर साफ साफ रेड क्रॉस का निशान लगा है। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, अगर आप उस पर हमला करते हैं तो वो युद्ध अपराध है। तुम जिसने ट्रिगर दबाया और वो आदमी जिसने तुम्हें आदेश दिया। तो खैर, मेरा मतलब है वे उसे बाहर निकाल रहे हैं, भगवान उसका भला करे। लेकिन आप जानते हैं, बहुत से लोग बस अपने घरों में ही रहना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वे फिर से रेड क्रॉस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है, ये लोग बाहर निकल गए। लेकिन ऐसा हर दिन होता है। मेरा मतलब है, मेरे पास खेरसोन शहर में उड़ा दी गई यूक्रेनी एम्बुलेंसों की दर्जनों तस्वीरें हैं। वे ड्नीप्रो नदी के पार ड्रोन उड़ाते हैं। वे किसी आम नागरिक को ढूंढते हैं, वे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, और आप जानते हैं, फिर वे एम्बुलेंस के आने का इंतजार करते हैं और वे एम्बुलेंस पर हमला करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उस आदमी की शॉटगन गिरा दी होगी, यही चाहिए आपको। खैर, लेकिन उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। और आप जानते हैं, इस युद्ध में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं एडम, और बुरे लोग रूसी हैं। हमने इसे देखा, शायद आपके पास इस बारे में काफी जानकारी होगी। ये एक टीम है जो अंदर जाकर ढेर सारे टीएनटी के साथ एक ठिकाने को उड़ा देती है। हाँ, तो ये सचमुच कॉम्बैट डिमोलिशन है। आप जानते हैं, अगर आप किसी शहरी इलाके में जा रहे हैं, शहरी युद्ध क्षेत्र, या आप जानते हैं अंदर, जिसे हम CQB यानी बंद जगहों में नज़दीकी लड़ाई कहते हैं, ये साफ तौर पर थोड़ा पहले का लग रहा है, वहां पर पाला है।